तो जो जीना सीख जाए धर्म के साथ अपने, वो सनातनी है। जो अंदर से और बाहर से प्योर हो, क्लियर हो, क्रिस्टल हो, जो जिसमें भेद न हो, जो अद्वैत का सिद्धांत जो दिया गया कि जो सभी को अपने जैसा मान्य समझे, तो वो जो हमारी अवधारणा है सनातन की, उस पे उस चीजों से जब हमने कंपेयर किया कि लाखों तरीके हैं भारत में जो बताए गए हैं स्वस्थ रहने के, और अगर बीमारी हो गई है हमें अनफॉर्चुनेटली, तो अज्ञानतावश ही हुई है बीमारी। तो इस बार हमने कोशिश की आज कि हम मॉडर्न साइंस को सनातन से कंपेयर करें। आज बहुत सारी बातें हम करेंगे, लेकिन आज एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए कि आज हमने यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत को बुलाया है, इनवाइट किया है, जो एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, जो जिनका पूरा शिक्षण प्रशिक्षण इंदौर से हुआ है, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से, और उन्होंने उसके बाद जो है वो हरिद्वार शिफ्ट हो गए, और हरिद्वार में उन्होंने पूरा उनका एलोपैथी का प्रैक्टिस चालू किया, और साथ में उनका योग में रुचि था। तो उन्होंने योग, क्योंकि योग एक आध्यात्मिक विषय है, हमें ऐसा लगता है कि साधु संतों का विषय है, उन्हीं को ये करना चाहिए, उन्हीं को मुबारक हो ये चीज, लेकिन उसका जो वैज्ञानिक पक्ष था वो बहुत कम लोग जानते हैं। चाहे वो युवा हो, चाहे वो तरुण अवस्था के लोग हों, चाहे वो उम्र के उस पड़ाव पर हैं जब वो संन्यास लेने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो जनरली योग कब याद आता है इंसान को? जब वो बीमार होता है, या 50 के बाद, या फिर उसके घुटने खराब हो जाए, उसको कैंसर हो जाए, उसको शुगर हो जाए, या उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल खराब ही हो जाए, तब उसको योग याद आता है। और तब भी उसको साइंटिफिक पता नहीं होता कि मैं कैसे ठीक करूंगा। तो आज जिस शख्स को हमने इनवाइट किया है, वो कोई बड़ी मुश्किल से उनका समय मिला है, और हम काफी समय से उनसे संपर्क में थे कि वो हमारे इस फोरम पे आते और कुछ बातें करते। तो कैसे हम हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम हमारा घुटना ठीक कर सकते हैं, कैसे ऐसे कौन कौन सी चीजें हमारे शरीर के ही अंदर हैं जिससे हम बंद नसों को खोल सकते हैं, हमारे तापमान को बढ़ा सकते हैं, तापमान को घटा सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी सिंपल योगिक क्रियाएं हैं एक आम आदमी के लिए, और उनको करने से होता क्या है, ओम के उच्चारण से एक्चुअली साइंटिफिकली क्या होता है। तो उनके अनेक वीडियो हमारे पास आए, हम कुछ वीडियो मूल बंध से क्या होता है ना, कैसे आपके बॉडी के आपके पल्स रेट को बढ़ाया जा सकता है, कैसे लो बीपी को हाई किया जा सकता है, कैसे हाई बीपी को लो किया जा सकता है, और ये काम चुटकी में मिनटों में होता है। तो धर्म इसके पीछे पीछे जुड़ा, मतलब कहते हैं ना, जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। तो क्यों योगियों ने योग को अपनाया, ये आज आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है कि आज बेसिकली इन सब चीजों से हमारा क्या कनेक्शन है। तो बहुत सिंपल बातों को हम जानेंगे। योग का उसमें जो इंसाइट है, योग का जो इनपुट है, वो आज आपको देखने को मिलेगा, और आप समझ पाएंगे कि आप योग करते हैं तो आप ठीक क्यों हो रहे हैं, योग करने से आप ठीक क्यों हो रहे हैं, योग आपको क्यों करना चाहिए। तो इन सब चीजों को आपको देखने को आज प्रत्यक्ष यहाँ पे लाइव मिलेगा। ये हमने आज इसलिए सीक्रेट रखा था, हमने कहा ये थोड़ा सा हाइड करके रखते हैं कि आज हम किस सेलिब्रिटी को यहाँ पे बुला रहे हैं। सो सबसे पहले तो हम उनके 2 3 वीडियो यहाँ पर चलाते हैं, जब तक जो है हमारा जो समय है वो भी हो जाएगा, और फिर हम जो है उनको इनवाइट भी करेंगे। हमारा कोशिश है कि वो इस फोरम पे आए, लेकिन सबसे पहले हम कुछ वीडियो उनके प्ले करते हैं, जिनसे आपको ये समझ में आएगा कि किस लेवल की बातें आज इस फोरम पे होने वाली हैं। उसके बाद हम इस पूरे सेशन को रिकॉर्ड भी करेंगे। दिखाते हैं दादा आवाज आ रही क्लियर? दादा आ रही। दादा अच्छे से आ रही। कि मूल बंध की प्रक्रिया से किस तरह से हार्ट रेट को बढ़ाया जा सकता है। ये जो मशीन है ये पल्स ऑक्सीमीटर है, और इसमें ये ऊपर आप ऑक्सीजन सेचुरेशन देख रहे हैं, और नीचे जो है ये हार्ट रेट आपको दिखाई दे रही है जो ग्रीन लेटर्स में है। तो अब आप ज़्यादा ध्यान उस हार्ट रेट की तरफ दीजिए। सबसे पहले जब मैं ओंकार करूँगा तो हार्ट रेट कम होती हुई दिखेगी, और उसके बाद फिर मैं मूल बंद के जरिए इसे आपको बढ़ा के दिखाऊंगा। वाह।
अब मैं शुरू कर रहा हूँ। अब मैंने प्रयास छोड़ दिया है। कहने का मतलब जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे हृदय की जो धड़कन है वो कम होने लगती है। अगर आपकी पल्स 80 है और अगर आप ओंकार का उच्चारण करते हैं, शंख बजाते हैं, तो आपका पल्स रेट कम होता है। मतलब आपका जो है और ये बढ़ता है जैसे आप मूल बंद करते हैं। मतलब नाभि को जब आप खींचने लगते हैं अंदर की ओर तो गुदा मार्ग का संकुचन होता है और आपका पल्स बढ़ने लगता है। मतलब 112 तक पहुंच गया और जैसे ही उन्होंने उस बंद को छोड़ा तो वैसे ही वापस वो पल्स रेट जो है उनका हम देखते हैं कि 54 पे आ गया। तो ये योग की ताकत है। किसी गोली या दवाई की जरूरत नहीं पड़ी जो है पल्स को कम ज्यादा करने के लिए। ये हमारी सांसों के माध्यम से ही हो गया है। तो इन्हीं सब चीजों की जब हम मंच पे बात करते हैं तो ये वैज्ञानिक आधार हमें इस प्रकार से मिलता है कि कितना खूबसूरत काम डॉक्टर साहब ने किया है कि उसको सर्टिफाई कर दिया है। जो बातें हम करते हैं मंच पे उनको सर्टिफाई किया है कि ये हम मंच पे दिखा नहीं पाते क्योंकि हमारे पास इस टाइप के मीटर्स नहीं है। और सर ने यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से दिखाया। तो हम एक और चीज लेते हैं जो सबसे सिग्नेचर सर का जो स्पीच हुआ है। मित्रों, कोरोना से बचने के लिए और कोरोना के इलाज के लिए एक बहुत ही प्रभावी उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। इसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। लेकिन इसमें रहस्य की बात यह है कि सांस को अंदर लेते समय भी गुंजन करना है और सांस को बाहर छोड़ते समय तो करना ही है। दिन में 4 बार आप ये काम करें। इस तरह से सुखासन में बैठ जाएं और फिर अपने दोनों हाथों के अंगूठों को ट्रेगस पे दबा के और इन दोनों उंगलियों को भौहों पर रखकर और इन दोनों उंगलियों को मुंह बंद करने की प्रक्रिया में लेकर और मुझे देखें, सांस अंदर लेते समय भी आवाज करनी है और सांस बाहर छोड़ते समय भी आवाज करनी है। एक बार बैठने पर कम से कम 15 सांस अंदर बाहर करते हुए ये गुंजन की आवाज आप जरूर करें। हमारे नाक के दोनों तरफ यहाँ पर मैक्सिलरी साइनस हैं, यहाँ फ्रंटल साइनस है और अंदर एथमॉइड साइनस हैं। इन साइनसेस की लाइनिंग हमेशा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती होती है और गुंजन करने से यानी हमिंग करने से नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन 15 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। अब प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का सीधा सीधा एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल इफेक्ट है। इसलिए अपने अंदर बनी हुई इस नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाएं और इसका उपयोग करें। एक कंपनी ने तो अब नाइट्रिक ऑक्साइड का स्प्रे भी बना डाला है और हो सकता है वह शीघ्र ही बाजार में उपलब्ध भी हो जाए। लेकिन आप अपने अंदर की इस नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने की क्षमता का भरपूर उपयोग करें। कोरोना से खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं और जिसे कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है उसको भी
दिन में 3 या 4 बार एक एक सिटिंग 15-15 सांस लेते हुए इसे जरूर करवाएं, आपका भला होगा। ये निश्चित तौर पे बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड की हमें पल पल पर जरूरत पड़ती है, और हम भ्रामरी प्राणायाम से अगर नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा सकें तो नाइट्रिक ऑक्साइड के हजारों फायदे हैं। अगर आप गूगल पर डालेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इवन अगर हम कोई भी अगर संतान उत्पत्ति भी हम अगर करना चाहते हैं पृथ्वी पर, तो बिना नाइट्रिक ऑक्साइड के हम वो संभव नहीं है संतान की उत्पत्ति करना। जरूरी है, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर में नहीं है, स्पेशली मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ, तो किसी भी हालत में वो न तो संभोग कर पाएंगे और न ही जो है संतान की उत्पत्ति कर पाएंगे। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए हम लाखों रुपए की दवाइयां लेते हैं, खाते हैं, और कोरोना में, बैक्टीरिया में तो ये काम करेगी ही करेगी। अगर मैं प्रजनन भी करना चाहता हूं तो भी मैं देखता हूं कि नाइट्रिक ऑक्साइड की भूमिका जो है उसको कहीं भी इग्नोर नहीं किया जाता, उसको हाइड नहीं किया जा सकता, और नाइट्रिक ऑक्साइड हम मात्र इस प्राणायाम के माध्यम से बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी इनपुट्स जो डॉक्टर साहब ने दिए हैं, और इस किताब का जो उन्होंने रचयिता है, इसको भी मैं मेरा स्क्रीन चेंज करके आपको बताऊंगा, मेडिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योगा। मतलब हम जो बात कर रहे हैं, जो हम पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की जो हम बातें कर रहे हैं, वो सारी बातें जो हैं आपकी जो चंद्रमा की हम बातें कर रहे हैं, जो शरीर को एल्कलाइन करने की बातें कर रहे हैं, तो शरीर को एल्कलाइन हजारों तरीके से किया जा सकता है, जैसा कि मैं मेरे पिछले कुछ लेक्चर्स में बार बार बता रहा हूं कि अनेक तरीके से उसको किया जा सकता है। तो ये उसका सर एक जीवंत उदाहरण है। सर ने सिद्ध करके दिखाया है कि जो सनातनी जो तरीके हैं वो अगर हम वास्तव में सीख जाएं, उसके जो साइंटिफिक पहलू, तो न जाने हम कितना बड़ा कमाल कर सकते हैं हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे रिश्तेदारों के जीवन में। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बात करते हैं हाइपोक्सिया, जिसकी कारण जो है हमने देखा कि हम डर गए हाइपोक्सिया से। लेकिन जो है हाइपोक्सिया क्या है, और हाइपोक्सिया से कैसे जिंदगी को बचाया जा सकता है, हाइपोक्सिया क्रिएट करके कैसे घुटने को ठीक किया जा सकता है, हाइपोक्सिया क्रिएट करके कैसे संतान उत्पत्ति की जा सकती है, कैसे बंद फेलोपियन ट्यूब को खोला जा सकता है, बंद नसों को खोला जा सकता है, और उसका विज्ञान क्या है। इस वीडियो को प्ले करने के बाद हम जो है सर को यहाँ पर बुलाएंगे, सर को इनवाइट करेंगे, और फिर बहुत सारे हम टेस्टिमोनियल्स जो हैं वो भी हम लेंगे एक बार सर का हमारा हो जाए स्पीच। तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो जहाँ मैं अभी आपको प्ले करने वाला हूँ, ये वीडियो इतना इतना इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो की इतनी समाज को जरूरत है कि यहाँ पर बयान नहीं कर सकता मैं। ये वीडियो जिसको 10 मिलियन से ज्यादा लाइक्स होना चाहिए इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में ही आपकी जिंदगी के सारे इलाज छुपे हुए हैं। इतना इंपॉर्टेंट ये वीडियो है जो मैं आपको भी प्ले करने जा रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम सर अगर आए होंगे तो सर को हम इन्वाइट करेंगे। अब एक तीसरा कंसेप्ट मैं आपको देता हूँ। इस तरह के करीब 11 कंसेप्ट मेरी किताब में है। तीसरा कंसेप्ट ये है कि प्राणायाम के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आप देखेंगे कि ऊपर के 3 तो मैंने छोटे छोटे अक्षरों में लिखे हैं, क्योंकि इनके बारे में सभी लोग चर्चा करते ही हैं। चित्त को शांत करने के लिए प्राणायाम, चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत्। दूसरा, उद्वेलित अवस्था को शांत करना है, उसके लिए प्राणायाम। चित्त की अवस्था शांत होने पे आपकी हार्ट रेट कम होती है, आपका बीपी कम होता है। और तीसरी चीज जो है कि इससे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो मजबूत होता है, और सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी कंट्रोल होती है। तो इसे हम ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, लेकिन जो चौथी चीज है उसे मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। उसका कारण क्या है कि एक ये नई जानकारी मिली है। पिछले कई वर्षों में एक छोटा सा यंत्र सब लोगों को हाथ में मिल गया है, और जिसका नाम है पल्स ऑक्सीमीटर। आप इससे भली भांति परिचित हो गए होंगे, क्योंकि कोरोना में सबसे काम का यही था। कोरोना में ये हो रहा था कि जिसकी ऑक्सीजन घटे उसे तो भाई अस्पताल पहुंचाओ। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि ऑक्सीजन का कम होना हमेशा खतरनाक नहीं है। अगर थोड़े समय के लिए ऑक्सीजन की कमी की जाए तो वो शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। बल्कि सही बात तो ये है कि कम ऑक्सीजन में बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक होने लगती है। इसीलिए तो पुराने जमाने में जिसका स्वास्थ्य खराब होता था उसे ऊंचे पहाड़ पे भेजते थे, हिल स्टेशन में भेजते थे। इसीलिए तो जो टीबी के सैनिटोरियम होते थे वो पहाड़ पे बनाए जाते थे। पहाड़ की हवा ज्यादा स्वास्थ्यप्रद होती है। तो थोड़े समय के लिए ऑक्सीजन को कम करना ये प्राणायाम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही प्राथमिक उद्देश्य है, लेकिन अगर आप इतनी देर को सांस रोक सकें कि जिससे ऑक्सीजन की कमी पैदा हो जाए, तो उसको पता कैसे करें, मुझे कैसे पता चलता है
उंगली में इसको लगाओ, इसको देखो, इसकी रीडिंग देखो। नॉर्मल आदमी की ऑक्सीजन 98% होती है। अगर थोड़ी देर मैंने बोल लिया, ज्यादा बोल लिया, थोड़ी देर को सांस रोकी तो 97-96 तक भी हो सकती है। लेकिन अगर हम सांस रोक करके इसे कम करना चाहें तो अगर किसी को कहेंगे भाई सांस रोको तो वो क्या करेगा, सांस अंदर भर लेगा, पूरा कर लेगा और फिर रोक के दिखा देगा कि देखो जी मैंने 2 मिनट रोक दिया या 3 मिनट रोक दिया। लेकिन उससे ये कहो कि भाई सांस को पूरी बाहर निकालो, जिसे हम कहते हैं बाह्य कुंभक। और बाह्य कुंभक करने के बाद देखिए मेरी तरफ, बाहर निकाल दी सांस, फिर भी मैं बोल पा रहा हूं। तो ये कितनी हवा अंदर बची हुई थी, तभी तो ये वाक्य बोला। लेकिन अगर आप इसको ऐसे छोड़ेंगे, देखिए सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़ें और फिर ये जितनी देर की आवाज निकली उतनी हवा मेरे अंदर थी। और जब पूरी की आवाज भी बंद हो गई उसे हम कहते हैं निश्शेष रेचक। निश्शेष मतलब कुछ भी शेष नहीं रहना चाहिए। और जब हमने निश्शेष रेचक का अध्ययन किया पल्स ऑक्सीमीटर से तो हमें ये समझ में आया कि निश्शेष रेचक के बाद आपकी ऑक्सीजन वास्तव में कम हो जाती है। और इसमें मेरा आपको वीडियो मिलेगा यूट्यूब पर, उसमें आप सिंपली यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर मार्शल शोज हाइपोक्सिया बाय ब्रेथ होल्डिंग। उसमें आपको मिलेगा किस तरह से हम सांस को बाहर छोड़ के रोकते हैं तो पल्स ऑक्सीमीटर दिखाता है ऑक्सीजन कम करते हुए 80 तक। तो संक्षिप्त हाइपोक्सिया के इतने फायदे हैं। एक तो इरिथ्रोपोइटिन नाम का केमिकल है वो बढ़ जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। जिसकी किडनी खराब होती है उसमें इरिथ्रोपोइटिन भी नहीं बनता, डॉक्टर उसे अक्सर इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन हम आपको ये बता दे रहे हैं अगर किडनी पेशेंट को निश्शेष रेचक भी करवाने लगे हैं तो उसमें इरिथ्रोपोइटिन भी बनेगा, उसे इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन भी नहीं देने पड़ेंगे। दूसरी चीज, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर बनता है। इससे क्या होगा, जिस तरह देखते हैं आप पेड़ अपनी जड़ें धीरे 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 सब तरफ फैलाता है, इस तरह से शरीर में क्षमता है कि वो कोरोनरी आर्टरी जहाँ पे ब्लॉक है उस ब्लॉक के आसपास भी नई ब्लड वेसल्स बना सकता है। उसको हम कोरोनरी कोलैटरल्स कहते हैं। तो वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर बनने से हर जगह जहां रुकावट है वहां कोलेक्ट्रल चैनल बनेगी। हार्ट में रुकावट है, हार्ट में बनेगी। ब्रेन में रुकावट है, ब्रेन में बनेगी। हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं, लेकिन वो हार्ट की ही नसों को तो खोल पाते हैं, ब्रेन की नसों को तो नहीं खोल पाते। कोलेस्ट्रॉल तो ब्रेन की नसों में भी जम रहा है। लेकिन निश्शेष रेचक प्राणायाम से अगर आप ऑक्सीजन की कमी पैदा करेंगे, रोज इसको उंगली में लगाओ, सांस को बाहर छोड़ो ऐसे आखिर तक और रोको, और रोज उसकी अवधि को बढ़ाते जाओ धीरे धीरे धीरे। जब आपकी ऑक्सीजन कम होने की स्टेज आ जाए फिर समझना कि मेरे अंदर सब जगह नई नसें बनने लगी हैं। हमने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में इसका भरपूर लाभ होते हुए देखा है। हमने किसी को एंजियोग्राफी के बाद ये नहीं कहा कि तुम बाईपास करवाओ, एंजियोप्लास्टी करवाओ। अगर आपकी नैरोइंग है 3 महीने लगेंगे, हम ठीक कर सकते हैं बिना ऑपरेशन के, बिना एंजियोप्लास्टी के। तीसरी चीज, जिसको एंजाइना है, निश्शेष रेचक से ऑक्सीजन कम करने पे एंजाइना में तुरंत लाभ होगा। कोरोनरी वासोडायलेटेशन अच्छा होता है, इरेक्टाइल फंक्शन सुधरना उसकी एक निशानी है। पुरुषों को ये समझाता हूँ कि जैसे ही आपका इरेक्टाइल फंक्शन सुधरने लगे तो समझ लेना कि हार्ट की भी नसें खुल गई। चौथी चीज, स्टेम सेल मूवमेंट। कहीं पे भी रिपेयर होना है शरीर में तो स्टेम सेल वो सेल्स हैं जो रिपेयर का काम करते हैं, और ये बेचारे ऑक्सीजन को सहन नहीं कर पाते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हमें बहुत कम ऑक्सीजन मिल रही होती है, इतनी कम ऑक्सीजन जितनी की एवरेस्ट पे होती है। एवरेस्ट पे तो बिना ऑक्सीजन मास्क के हम जा ही नहीं सकते। लेकिन जब हम माँ के गर्भ में होते हैं और हमें इतनी कम ऑक्सीजन मिलती है तब हमारे सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, सभी का विकास होता है। एक अकेले सेल से हमारा ब्रेन भी बनता है, हमारा लिवर भी, हमारी किडनी भी, हमारी आंख का कॉर्निया भी। तो ये तरह तरह के सेल्स जो बनते हैं तो वो स्टेम सेल में वो ताकत रहती है। और ये स्टेम सेल बच्चे का जो प्लेसेंटा होता है तो उसका जो ब्लड वेसल्स है उसमें से सिरिंज में से अगर आप ब्लड लें उस समय जन्म के समय उसमें बहुत सारे स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। बाद में क्या हो जाता है, बाद में जब हवा की ऑक्सीजन फेफड़ों में जाने लगती है, बच्चा सांस लेता है, अंदर चली जाती है तो स्टेम सेल्स जाके छुप जाते हैं, कोन नरों में छुप जाते हैं और ब्लड
जीत रहा है, वो नया तो हमारे सारे लोग जाके अपने आवश्यक सामान खरीद के ले आते हैं। इसी तरह से समझें कि जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, ऑलरेडी 98% सैचुरेशन है भाई, और उतनी ऑक्सीजन में स्टेम सेल्स जीवित नहीं रह पाते। इसीलिए पहाड़ पे जाने का फायदा, इसीलिए निश्चेष रेचक का फायदा कि अगर आप 10-15 मिनट के लिए भी ऑक्सीजन को कम कर सके तो वो स्टेम सेल्स बोन मैरो से निकल के जहां उनकी जरूरत है वहां वो पहुंच जाएंगे। घुटने में जरूरत है घुटने में पहुंचेंगे, हार्ट में जरूरत है हार्ट में पहुंचेंगे, और वो किसी भी टिश्यू में परिवर्तित होने में सक्षम है। ज्यादा ऑक्सीजन में वो ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, तो ऑक्सीजन कम करने का सबसे बड़ा फायदा ये है स्टेम सेल मूवमेंट। इस थेरापी को यूएसएसआर में शुरू किया गया था, जिसको हम कहेंगे हाइपोक्सिया थेरापी। उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें बनाई हुई हैं, हाइपोक्सिकेटर उसको कहते हैं, और अब अमेरिका में भी मान्यता है। लेकिन योगियों को ऑक्सीजन का भी नहीं पता था, योगियों को हाइपोक्सिया का भी नहीं पता था, लेकिन ये विधि 3000 साल पहले योगियों ने खोज निकाली। अब ये अमेरिकन जर्नल्स में छपा हुआ, ऊपर देखिए, अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी, थेरापेटिक पोटेंशियल ऑफ इंटरमीडिएट हाइपोक्सिया। अब वो खोज कर रहे हैं कि कितने मिनट का हाइपोक्सिया होना चाहिए। ये भी आपको दिखा दे रहा हूँ, फ्रंटियर्स नाम का न्यूरोसाइंस का जर्नल है, उसमें भी आ रहा है इंटरमीडिएट हाइपोक्सिक ट्रेनिंग as an effective tool for increasing the adaptive potential, endurance and working capacity of the brain। इनका कहना है कि जिसको बुढ़ापे में याददाश्त कम होती जा रही है, वो भी थोड़ी देर के लिए अगर हाइपोक्सिया करेगा, उसके ब्रेन का सर्कुलेशन सुधरेगा, याददाश्त सुधरेगी। इसी श्रृंखला में एक ये इस नाचीज का भी पेपर है, जो आयु जर्नल होती है, आयुर्वेद की जर्नल है, जामनगर से छपती है। इसमें मैंने ये कई साल पहले आर्टिकल लिखा था, निश्चेष रेचक प्राणायाम ऑफर्स बेनिफिट्स थ्रू ब्रीफ इंटरमीडिएट हाइपोक्सिया। यानी निश्चेष रेचक से लाभ इसलिए होते हैं कि ये शरीर में थोड़ी सी देर के लिए सही ऑक्सीजन की कमी पैदा करता है। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि हाइपोक्सिया का जो डेंजर आपके सामने था कोरोना की वजह से, वो इतना डेंजरस नहीं है। आप रोज खुद थोड़ा थोड़ा हाइपोक्सिया करके इसका लाभ उठा सकते हैं। ये उसका श्लोक है, यस्मिन यस्मिन यदा देशे रुजा बाधा प्रजायते तस्मिन देशे स्थितम वायु मनसा परिचिंतयेत। जैसे किसी को कंधे में दर्द है तो कंधे का चिंतन करके उसको मन में पहले सोच लें, उसके बाद क्या करें, एक चित्तेन तत् ध्यात्वा पूरकेण। अगर माइंड को यहाँ रखेंगे फिर सांस अंदर खींचेंगे तो वो कहते हैं कि यहाँ की रुकी हुई वायु यहाँ आ जाएगी। और फिर आखिर में क्या लिखा है, निश्चेष रेचकम कुर्यात् यथाशक्त्या प्रयत्नतः। इसमें मैं यथाशक्ति जो शब्द है इसकी थोड़ी सी व्याख्या आपको कर देना चाहता हूँ। यथाशक्त्या का मतलब ये नहीं है कि आराम आराम से जितना दे सको कर दो, ऐसा नहीं है। यथाशक्त्या का मतलब ये है कि जितनी ताकत है पूरी लगा दो। ये सोचो कि चाहे मेरी जान निकल जाए लेकिन मैं सांस छोड़ के ही रहूंगा और सांस लूंगा नहीं, तब जाकर के थोड़ा सा हाइपोक्सिया होता है। और ये पहले ही दिन मत करने बैठना, धीरे धीरे जाना। बिकॉज योग में यदि कहा है कि यथा सिंहो भिजो व्याघ्रो भवेत् वश्य शनैः शनैः। अगर प्राण को कंट्रोल करना है, इतना कंट्रोल करना है कि पल्स ऑक्सीमीटर में हाइपोक्सिया दिखने लगे तो धीरे धीरे बढ़े। लेकिन जिस दिन आपका हाइपोक्सिया होगा वो तभी होगा जब आप पूरी शक्ति लगा देंगे। यथाशक्ति का मतलब पूरी ताकत लगा देना, जरा सा भी बचाना नहीं, तब हाइपोक्सिया होती है। तो निश्चेष रेचक का फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या है कि फेफड़ों को हमने खाली कर दिया, बिल्कुल वहां पे एयर ही नहीं है। वो एयर है जो बाहर निकलने वाली ही नहीं है, ट्रेकिया में भरी हुई है, ब्रोंकाई में भरी हुई है, लेकिन जो एल्वियोलाई है वो एल्वियोलाई पूरे के पूरे हमने खाली कर दिए। तो जो भी ब्लड फेफड़ों में जाता है वो खाली हाथ लौटता है, उसे ऑक्सीजन मिलती नहीं, तो जैसा गया वैसे ही लौटता है। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ऐसा कहता है ब्लड, और वो बिना ऑक्सीजन के लौट आता है। तब जाकर के ब्लड में ऑक्सीजन की कमी पैदा होती है। ये जितनी देर ज्यादा आप मेंटेन रखेंगे निश्चेष रेचक, उतना ही सफल होगा। इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए जो हमने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में 10 लाख रुपए के हाइपोक्सिकेटर बेचे जा रहे हैं। तो यहाँ मैं ये भी जानकारी दे दूं, एक प्रसिद्ध स्विमर, आपने नाम सुना होगा उसका, माइकल फेल्प्स, जिसको इससे पिछले ओलंपिक में लगातार 8 मेडल मिले। 100 मीटर में गोल्ड मेडल, 400 मीटर में गोल्ड मेडल,
डाइविंग में गोल्ड मेडल। अरे भाई ये क्या पीता है? उसका रहस्य ये है कि वो अपने मच्छरदानी के बराबर उसने एक कांच का केबिन बना रखा है, एल्यूमिनियम और कांच का केबिन पलंग के ऊपर। उसके अंदर वो ऑक्सीजन कम करके रखता है, वो पूरी रात उसी में सोता है। इसलिए उसमें एक क्षमता है कि कम ऑक्सीजन में उसका सिस्टम बहुत बढ़िया काम करता है। और वो पानी के अंदर गोता खाएगा तो सीधा जाकर के स्विमिंग पूल में उस पार निकलता है। इस तरह से उसे मेडल मिल जाता है। इसी प्रक्रिया को बहुत ही सिंपल बनाने के लिए हमने ये बना दिया है। इसका नाम आप रख सकते हैं हैंड हेल्ड हाइपोक्सीमीटर। और इसमें क्या करना है, इसमें व्यक्ति को सांस लेनी है, सांस छोड़नी, बस। यहाँ पर एक माउथ पीस अटैच हो जाता है। ये माउथ पीस आप बार बार धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पहले भर देते हैं और भर देने के बाद इसी में से सांस लेंगे और इसी में छोड़ेंगे। देखिए आपको कोई घुटन नहीं होती, कोई घबराहट नहीं होती, क्योंकि इसके बीच में ये सबसे बड़ा जादू है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर इसमें लगाया हुआ है। एनेस्थेटिस्ट लोगों को पता होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करे सोडालाइन। कैल्शियम ऑक्साइड ग्रेन्यूल्स हैं, 56 ग्राम ग्रेन्यूल्स इसमें भर देंगे। जब वो भरपूर कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है तो वो 100 ग्राम हो जाता है। इसका रंग भी बदल जाता है, जो व्हाइट दिख रहा है ये अल्फा ब्लू दिखने लगेगा। तब इसको बदल देना है। इसको लगे लगे आप सांस अंदर बाहर करें। अभी मैंने 3-4 बार सांस ली थी। करीब 22 बार सांस लेने पे ये पल्स ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन की कमी दिखा देता है। 84 तक हम बड़े आराम से ले आते हैं, और अगर थोड़ी देर और रुक गए तो 70 तक भी ला सकते हैं। तो गजब की चीजें हमने देखी हैं अभी। डॉक्टर साहब ने जो इन्वेंट किया है, और इसी तरीके से ब्लॉकेज को ठीक किया जा सकता है। इस ये जो छोटा सा जो डिवाइस जो सर ने इन्वेंट किया है, तो एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर जो हमारे साथ हैं अभी आ चुके हैं, उनको खान साहब उनको अनम्यूट करेंगे। मनीषा, डॉक्टर सर मनीषा के नाम से। जी सर, जी सर, जी और दादा कर देता हूँ। SHA MALSH, हाँ, नमिता अग्रवाल मार्श, ठीक है। सर को अनम्यूट कर देते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज खुद को अनम्यूट करिएगा, और सर को मैं को होस्ट यहाँ पर बना देता हूँ। सर को मैं को बना होस्ट, देता हूँ, सर, हाँ, सर को स्लाइड, मैं सर बना देता हूँ दादा। को स्पॉटलाइट दे दीजिए। और इतने महान जी दादा। इन्वेंटर, इतने महान साइंटिस्ट जो हमारे बीच में आज मौजूद हैं, आज 70 पार हो चुके हैं, और हजारों लोगों का इस योग की टेक्निक के माध्यम से जो है न जाने कौन कौन सी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। ऐसे अनुभवी डॉक्टर जिनको मैं मेरा गुरु मानता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। सर, आपके चरणों की धूल मेरे मस्तक पर लगाता हूँ। और आज 800, 850, 900 ऑलमोस्ट साथी हैं यहाँ पर जो आपको सुनना चाहते हैं। आपका आधा काम तो मैंने हल्का कर दिया है आपकी वीडियो दिखा के। तो वेलकम सर ऑन दिस फोरम। थैंक यू सर। सभी श्रोताओं को नमस्कार। वैभव, इतने शब्दों में तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वेलकम सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आपके सामने मेरे कुछ वीडियो अभी चले थे, तो आपको काफी कुछ आइडिया उसका हो गया है कि मैं योग के बारे में किस दृष्टिकोण से सोचता हूँ। सही बात तो यह है कि योग की अपनी खुद की जो फिलॉसफी है, जिसके हिसाब से वो फिजियोलॉजी सिखाते हैं, उसमें 72,000 नाड़ियों का उल्लेख है। 5 प्राण बताए जाते हैं। इस शरीर के पंचकोश की एक थ्योरी है। Recording in progress. लेकिन मुझे शुरू से यही लगता था कि जब हम मेडिकल एनाटॉमी सीख के आए हैं और मेडिकल फिजियोलॉजी हम अच्छे से जानते हैं, तो भाई जो योग की जो प्रक्रियाएं हैं, खास करके जिसको हम कहते हैं हठ योग इस शरीर के लिए ही काम करता है। शरीर के ऊपर ही इसका प्रभाव देखने के लिए होता है। और कहा भी है घट शुद्धिम समाचरेत। घट मतलब ये जो कच्ची मिट्टी का घड़ा है, इसको जब आग में पकाया जाता है तो जैसे मिट्टी का घड़ा पक्का घड़ा बन जाता है, इसी तरह से योगानलेन संदह्य घट शुद्धिम समाचरित, यानी योग की अग्नि में इस कच्चे घड़े को अगर आप तपाएंगे तो फिर ये पक्का घड़ा बन जाएगा। योग में ये नहीं कहा है कि कोई अनगिनत साल तक आप जी सकते हैं, लेकिन जो हमारे पुराने समय के मंत्र हैं,
पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, और अदीना श्याम शरदः शतम, यानी हम 100 साल तक बिल्कुल जीने की क्षमता रखते हैं, और क्यों नहीं रहें। 100 साल तक मैं देखता रहूं, 100 साल तक मैं सुनता रहूं, और 100 साल की उम्र तक भी किसी दूसरे पे निर्भरता मेरी न रहे। निर्भर नहीं रहना है हमें किसी पे, खुद अपना चलना फिरना सोना खाना जागना सब कुछ अपने से खुद हो जाए। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो मेरा ये विश्वास है कि जो नियमित रूप से योग अभ्यास करेंगे उनको ये जरूर प्राप्त होगा। यहाँ पर वैभव जी ने आपको कुछ वीडियो दिखाए हैं, और हमने अभी थोड़ी देर पहले ही चैट में अपनी चैनल का लिंक डाला है, ज्यादा कठिन नहीं है। youtube.com/C/प्रकाश मालशे, ये लिखने पर आप मेरी चैनल पे पहुंच जाएंगे, और वहां पर आपको बहुत सारे मेडिकल टॉपिक्स को सरल भाषा में, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश मिला हुआ, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को समझाया है, और बहुत सारे वीडियोस योग के बारे में उसमें हैं जो हमारे मेडिकल दृष्टिकोण से हमने उसको हर प्रक्रिया को अध्ययन करके और उसका वर्णन उसमें किया हुआ है। इसके अलावा वैभव जी, आपके पास मेरी किताब है, आप किताब का फेस लोगों को दिखा सकते हैं, और यस यस। जिसको ये किताब खरीदने की इच्छा है, इस किताब का नाम आप इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट पर आप डालिए, जो भी वेबसाइट इसको बेचती है, अमेजोन पे ये उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है, और विशेष रूप से अगर आप प्रिंटिंग प्रेस से इसको खरीदना चाहें तो मैं आपको एक कूपन कोड अभी दे दूंगा। उस कूपन कोड के जरिए आप इसको कंसेशनल रेट पर 432 रुपए में खरीद सकेंगे। वैसे इसकी एमआरपी 575 है। अमेजोन भी इसको कभी कभी कुछ कंसेशनल रेट पे दे देता है, 457 वगैरह में। अगर प्रिंटिंग प्रेस से लेंगे तो हमने 432 उनको कहा हुआ है कि जो भी वो कूपन कोड डालेगा उसको ये 432 रुपए में पुस्तक उपलब्ध होगी। मैं वैभव जी से चाहूंगा कि अगर श्रोता किसी विशेष टॉपिक पर या किसी विशेष प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो या तो वो चैट में प्रश्न पूछ लें, या व्यक्तिगत रूप से अपना ऑडियो वीडियो जैसे भी आप उचित समझें। मैं ज्यादा अच्छा ये समझता हूँ कि जब इतने सारे श्रोता उपलब्ध हैं और हम चाहते हैं कि उनकी खुद की जो क्यूरियोसिटीज हैं, जो उत्सुकताएं हैं, वो हम पूरी कर सकें, तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो सर्वप्रथम तो हम हमारे जो अनुज हैं महेश हाड़ा जी, जिनका जन्मदिन भी है, उन्होंने भी हैंड रेस किया था, तो उनको हम अनम्यूट करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी सर, नमस्ते सर, प्रणाम सर। प्रणाम। थोड़ा इनको आधे स्क्रीन पे कर दीजिए। हाँ जी हाँ जी, जी जी जी। इनको मैं मैं सर स्पॉटलाइट देता हूँ। मेरा मेरा वीडियो म्यूट है, सॉरी उसके लिए। ओके सर ओके ठीक कल है। वैभव सर से हमारी बात हो रही थी। वैभव जिस तरीके से आपको वैभव सर अनुसरण करते हैं, उसी तरीके से वैभव सर हमारे लिए MBBS MD सब कुछ है। ये हमारे लिए हमारे हेल्थ के सबसे बड़े गूगल है, गूगल कह सकता हूँ, गूगल है हमारे लिए, राइट। तो कल रात को हमारी 11 बजे 12 बजे बात हो रही थी, आपका जिक्र कर रहे थे कि एक सरप्राइज रहेगा महेश कल, अगर सर आ गए तो। बड़ा खुश हुआ मैं। सर मेरी छोटी सी जिज्ञासा ये थी कि हाइपोक्सिया का नाम सुनते ही लोग जनरली एक डर सा होता है कि यार ऑक्सीजन की कमी होगी तो घुटन सी महसूस होगी, और ये घुटन से चीजें हीलिंग होने की बात हो रही है। तो थोड़ा सा इसका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, स्पेशली अभी हार्ट को लेकर के, पूरा भारत नहीं अपितु पूरा विश्व सफर कर रहा है, डर रहा है। तो थोड़ा सा इसका ना एक साइंटिफिक जो मोड है वो जरूर प्लीज बताइएगा, और स्पेशली हार्ट के लिए और किडनी के लिए प्लीज जरूर बताइए डॉक्टर साहब। थैंक यू। बहुत अच्छा। महेश हाड़ा जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप शतायु हों, आप सदा तंदुरुस्त रहें और एक सुखी जीवन जिएं, हमारी आपके जन्मदिन पे ये शुभकामना है। और जहां तक वैभव जी की आपने बात कही, वैभव जैसा क्यूरियस इंसान मैंने नहीं देखा। आप देखिए, क्वालिफिकेशन के हिसाब से सबसे पहले तो इन्होंने इंजीनियरिंग भी की, फिर इसके बाद इन्होंने योगा के कोर्स किए, फिर उसके बाद और तो और इन्होंने वकालत भी नहीं छोड़ी, LLB भी कर डाला। तो राइट। इस तरह से जो व्यक्ति जगह जगह पे जा करके और ज्ञान इकट्ठा करता है, मेरे पास भी ये ऐसे ही नहीं आ गए थे। इन्होंने काफी खोजबीन की होगी इंटरनेट पर, इनको मेरे कहीं वीडियो दिख गए, कहीं किताब दिख गई, फिर यहाँ तक आना और मुझसे समय लेकर के मिलना, ये इसी बात का सूचक है कि इनको खोज है। ये हर तरह का ज्ञान अपने अंदर समेटना चाहते हैं। तो जो आपने कहा है कि आपके लिए यही MBBS और MD हैं,
देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान की तलाश की एक बहुत बड़ी इच्छा रहती है, प्यास रहती है, वो कालांतर में सब तरह का ज्ञान इकट्ठा कर ही लेता है। और इस बारे में मुझे कोई शक नहीं है कि इनका भविष्य और भी ज्यादा सुनहरा होने वाला है। तो आप इनसे बिल्कुल जुड़े रहें, मैं भी अब जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे जी बड़ी खुशी है। अब आपके प्रश्न के उत्तर पे आते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो शरीर है, इस शरीर में बहुत लोच है, इलास्टिसिटी है, इसके अंदर रिस्पॉन्ड करने की क्षमता है। अगर आप प्राणियों को देखें, हम हमें जब ठंड लगती है हम कपड़े पहन लेते हैं, शर्ट से काम नहीं चले तो स्वेटर पहन लेंगे, स्वेटर से जी काम नहीं चले तो कोट पहन लेंगे। दूसरे प्राणियों को जरा देखिए, उनके शरीर में कितनी क्षमताएं हैं। बिल्ली को देखिए, बिल्ली को जब ठंड लगती है वो क्या करती है, उसके रोंगटे ऐसे खड़े हो जाते हैं, उसके खड़े हुए बालों में हवा ट्रैप हो जाती है। ऐसा राइट नहीं है कि हम लोग एक क्षमता खो चुके हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारी क्षमताएं हैं। मैंने बहुत सारे साधु लोग ऐसे देखे हैं जो हिमालय में, जहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है, माइनस में टेम्परेचर है, -10 -30, और उसमें भी वो बहुत कम कपड़ों में, सिर्फ एक लंगोटी पहने हुए, या हो सकता है थोड़ा सा ऊपर भी पहन लें, चादर ओढ़े हुए, ऐसे देखे जाते हैं। तो शरीर की क्षमताओं का जितना आप उपयोग करेंगे, शरीर की क्षमताएं उतनी ही बढ़ती जाती हैं। इसी संदर्भ में, अगर आप एक पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो जितनी ऑक्सीजन आपको समुद्र तल पे मिल रही होती है, उसको अगर आप 20-21% मान लें, हालांकि परसेंट वाइज कम नहीं होता, लेकिन हम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं इस समय। यानी जी जी अगर आप पहाड़ पे जाएं, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज तो 20-21 ही रहेगा, लेकिन चूंकि वहां पूरी की पूरी हवा ही विरल है, यानी इतने एरिया में समुद्र तल पे अगर 100 अणु हैं, तो अगर आप पहाड़ पे जाएंगे तो 70 अणु होंगे, और ऊंचे पहाड़ पे जाएंगे तो 70 के बजाय 60 अणु होंगे। हालांकि उन अणुओं में परसेंटेज तो 20% 21% रहेगा ऑक्सीजन का, लेकिन चूंकि पार्शियल प्रेशर कम होते जाता है, तो हम उसको ऐसे दर्शाते हैं कि जब आप ऊंचे पहाड़ पे जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि 20% के बजाय आपको 10% ऑक्सीजन ही मिल रही होती है। बहुत जगहें ऐसी हैं जहां ऊंचे पहाड़ पर लोगों ने बस्तियां बना रखी हैं। अगर आप इंटरनेट पे खोज करें, आपको बड़ी बड़ी सिटीज बहुत हाई अल्टीट्यूड पे बसी हुई मिलेंगी। मैंने पढ़ा, बोलीविया एक देश है, दक्षिण अमेरिका, उसमें सबसे ऊंचाई पे बसा हुआ शहर है। तो वहां पे भी तो लोग रहते ही हैं। हाँ, अगर कोई नया आदमी वहां जाएगा तो उसे थोड़े दिन की तकलीफ होगी, उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद शरीर एडॉप्ट कर लेता है उसको। और ये जो चेंजेस हैं, इनको हम कहेंगे चेंजेस ऑफ एडॉप्टेशन। और अगर इतने ऊंचे पहाड़ पर आप नहीं जा सकते, हम वहां नहीं पहुंच सकते, या हर व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि भारत में भी खूब ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हिमालय है, सबसे ऊंचा पहाड़ तो यही है, एवरेस्ट। लेकिन अगर हम वहां नहीं जा सकते, तो उसका जो वातावरण है, जो कम ऑक्सीजन का वातावरण है, उसका लाभ यहीं बैठे कैसे उठाया जा सकता है, ये हम सिखाते हैं लोगों को। अब देखिए, हाइपॉक्सिया एक इतनी मूल्यवान निधि है। जब हम माँ के पेट में रहते हैं, तो आपको ये पढ़ने में मिल जाएगा कि वहां पर कितनी कम ऑक्सीजन में एक शिशु पलता है। माँ के पेट में हमें उतनी ऑक्सीजन मिलती है जितनी एवरेस्ट पे होगी। यानी एवरेस्ट पे तो कोई बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ ही नहीं सकता। लेकिन जब उतनी कम ऑक्सीजन में माँ के पेट में हमारा पालन पोषण होता है, उस समय आप देखिए क्या अद्भुत चीज होती है। एक अकेले सेल से, जिसको हम कहते हैं जाइगोट, उस एक अकेले सेल से हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स बनते हैं, जो कि कितने विभिन्न तरह के हैं। देखिए, आंख में कॉर्निया है, एकदम ट्रांसपेरेंट, कैसा है वो, कांच की तरह ट्रांसपेरेंट, उसमें तो राइट ब्लड वेसल्स भी नहीं है। नहीं दूसरी तरफ तरह तरह के जो टिश्यूज हैं, नर्व सेल, इस उंगली की टिप में अगर कुछ चीज लगे, सुई चुभे, उसका सीधा संदेश ब्रेन तक जाता है। तो यहां से लेकर के कहां तक एक ही सेल है, देखिए, बहुत दूर, बहुत लंबा इसका फाइबर है, वो पूरा नर्व फाइबर एक ही सेल है। वो भी सेल उसी जाइगोट से बनता है। फिर एक हार्ट का सेल है, जो ऐसा हर मिनट में 72 बार, कभी 100 बार कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, आजीवन वो थकता नहीं। वो सेल भी उसी एक अकेले जाइगोट सेल से बनता है। तो कहने का मतलब क्या, कि जितने विभिन्न हमारे अंग हैं, आंख का कॉर्निया भी, हार्ट का सेल, नर्व सेल, लिवर सेल, किडनी सेल, अलग अलग फंक्शन करने वाले तरह तरह के सेल्स उस एक अकेले जाइगोट से बनते हैं, एक सेल से। और हमारे अंदर क्या ये क्षमता नहीं आ सकती कि अगर कोई ऑर्गन हमारा डैमेज हो जाए तो उसको वापस से रीजनरेट कर सके। देखिए, बहुत सारी चीजें तो आप जानते ही हैं, चमड़ी छिल जाती है,
चमड़ी नहीं आ जाती है, हड्डी टूट जाती है, हड्डी को फिक्स करके रख दो, प्लास्टर लगा के रख दो, नट बोल्ट स्क्रू प्लेट कस दो, हड्डी जुड़ जाती है। और दूसरी बहुत सारी टिश्यूज की ये क्षमता नहीं है कि वो अपने आप को रिपेयर कर सके, लेकिन हमारे शरीर में छुपे हुए जो स्टेम सेल्स हैं, उन स्टेम सेल्स में ये क्षमता है कि वो कुछ भी बन सकते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, मान लो अभी तक उसके सब्जेक्ट अलग अलग नहीं हुए, एक बार वो 9वीं 10वीं में आ जाए, फिर बायोलॉजी वाला बच्चा बायोलॉजी ले लेता है, मैथ्स वाला बच्चा मैथ्स ले लेता है। अगर उसने अपनी ब्रांच चुन ली, फिर वो इंजीनियर ही बन जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन स्टेम सेल एक ऐसा बच्चा है जो अभी 6ठी 7वीं कक्षा में है, इसको आप अभी कुछ भी बनने की प्रेरणा दे सकते हो। एक बार जिसको हम कहेंगे कि उसने डिफरेंशिएशन कर लिया, फिर उसके बाद वो लौट नहीं सकेगा। लेकिन स्टेम सेल की एक विशेषता है, जहां हमारे शरीर के करोड़ों करोड़ सेल्स, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की कमी ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन को अगर ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए तो 3 मिनट के बाद ब्रेन सेल्स डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे दूसरे ऑर्गन्स हैं, उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो वो काफी देर तक झेल भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के हाथ में यहाँ पर एक कस के बांध दिया जाए बैंडेज, पहले के लोग ये करते थे, जैसे बिच्छू काट लिया, सांप काट लिया तो यहाँ पे बांध देते थे जिससे कि जहर ऊपर न चढ़े। तो किसी हाथ में अगर ब्लड सप्लाई रोक दी जाए तो आधे घंटे तक भी बहुत डैमेज नहीं होता है। तो अलग अलग टिश्यूज की ऑक्सीजन सहने की क्षमता अलग अलग है और ऑक्सीजन का अभाव सहने की क्षमता अलग अलग है। लेकिन स्टेम सेल्स के मामले में बात उल्टी है, इनको कम ऑक्सीजन में ही जीना आता है। देखिए, जैसे दुल्हन को आसपास आपने देखा होगा कि एक बहन इधर से पकड़ती है, एक बहन इधर से पकड़ती है, ऐसे दुल्हन धीरे धीरे चल के जाती, प्रोटेक्टेड, ठीक है ना। जी बहुत जगह पे आप देखेंगे कि उसके सिर पे एक चादर तान के 4 लोग ऐसे करके चलते हैं, दुल्हन को अकेली थोड़ी जाने देते हैं। तो दुल्हन की तरह है स्टेम सेल। स्टेम सेल्स को जब शरीर के अंदर रखा गया है, बोन मैरो एक जगह है, हड्डियों के अंदर खोखली जगह, उसको कहते हैं बोन मैरो, वहां पे सारे निर्माण कार्य चल रहे होते हैं। हमारे शरीर के लाल रक्त कोशिकाएं वहां बनती हैं, WBC RBC सब वहां बनते हैं। तो स्टेम सेल्स भी बोन मैरो में रहते हैं, उनके आसपास दूसरे सेल्स रहते हैं, उन्हें घेरे हुए रहते हैं, ताकि जब ऑक्सीजन बाहर से आए तो बाकी के सेल्स ऑक्सीजन कंज्यूम कर लें और बीच में स्टेम सेल है, उस स्टेम सेल तक ऑक्सीजन ना पहुंचे। आपको थोड़ी सी बात समझ में आ रही होगी कि यस हमारे सर, यस शरीर सर। के करोड़ों करोड़ सेल्स को तो ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन स्टेम सेल ऐसे सेल हैं कि जिन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑक्सीजन से उसको खतरा है, ऑक्सीजन उसको नुकसान करती है। जैसे बैक्टीरिया भी आपने सुने होंगे कि 2 तरह के होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, और इनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन हानिकारक होती है। तो इसी तरह से हमारे करोड़ों सेल्स के बीच में थोड़े बहुत सैकड़ों की तादाद में, यानी 100 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो स्टेम सेल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। वो ऑक्सीजन मिलने पे स्टेम सेल नहीं रह जाता, वो फिर कुछ और बन जाता है, जिस टिश्यू में वो होता है वो बन जाएगा। अगर वो बोन मैरो में है तो हो सकता है वो RBC WBC बन जाए। तो उस स्टेम सेल को बोन मैरो से उस जगह पे जाना है जहां पर उसकी जरूरत है। तो हमें थोड़ी देर का हाइपोक्सिया मददगार होता है। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले एक वीडियो जो मेरा चलाया गया था उसमें आपने सुना कि अगर बाहर कर्फ्यू लगा हो तो हम बाहर जा करके जरूरत की चीजें नहीं ला सकेंगे। लेकिन अगर उस कर्फ्यू में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, जैसे जब देखेंगे आपकी अशांति हो गई, सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, तो फिर वो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, कर्फ्यू में सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक की छूट रहेगी। तो उतनी देर में दुकानदार अपनी दुकान खोल लेते हैं, लोग वहां पे चले भी जाते हैं, अपनी जरूरत का सामान लेके वापस अपने घर में छुप जाते हैं। इसी तरह से स्टेम सेल्स को समझें कि 24 घंटे में से अगर आप मात्र 2-3 मिनट के लिए अपनी ऑक्सीजन कम करें, तो उस कम ऑक्सीजन में स्टेम सेल्स को ये मोहलत मिल जाती है, या अवसर मिल जाता है कि वो बोन मैरो से निकल के और जहां उनको पुकारा जा रहा है वहां वो पहुंच जाए। और पुकारा कैसे जाता है? जहां भी आप देखते हैं कि कुछ भी चोट है या घाव है या डैमेज है किसी और तरीके का, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई आर्थराइटिस हो गया, तो वो क्या हो गया, यहाँ उंगली के जोड़ में उसको सूजन हो जाएगी, उसको दर्द हो जाएगा। वो दर्द क्या कर रहा है? वो दर्द मस्तिष्क का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित कर रहा है कि यहाँ पर ध्यान दो भाई, यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ जोड़ में तकलीफ है। और सिर्फ कॉन्शियस लेवल पे नहीं,
सबकॉन्शियस लेवल पे, अवचेतन स्तर पे ये बहुत कुछ काम कर रहा है। यहाँ से जी कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो बोन मैरो से सेल्स को यहाँ पर बुलवाते हैं। अगर आप देखें, अगर बहुत सारे जोड़ सूज जाएं एक साथ, बुखार भी चढ़ जाता है। वो बुखार कैसे चढ़ता है? बुखार भी शरीर ही चढ़ाता है। अंदर एंडोजिनस पायरोजेंस नाम के केमिकल्स पैदा होते हैं जो हाइपोथैलेमस में जा करके, और वो थर्मोमीटर की थर्मोस्टेट उसको बोलते हैं, थर्मोस्टेट। जैसे एसी का थर्मोस्टेट होता है ना, आप एसी का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो 20 डिग्री, 19 डिग्री। तो इसी तरह से शरीर का थर्मोस्टेट हाइपोथैलेमस में है। तो जब वो एडजस्ट हो जाता है तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है, अपने आप ही हमको ठिठुरन होने लगेगी और तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, कि जिस जगह इन्फ्लेमेशन है, जिस जगह चोट है, डैमेज है, कुछ भी तरह का डैमेज है, मान लो किसी की उंगली जल गई, गरम तेल उस पर पड़ गया है, चाय में डुबा दी गरम, तो अगर वो डैमेज हो गया है तो वहां से बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स पैदा होते हैं। वो केमिकल्स सारे सेल्स को यहाँ निमंत्रण देते हैं। अभी तक हमें ये जानकारी नहीं है कि वो कौन से केमिकल्स हैं जो बोन मैरो से स्टेम सेल्स को भी आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन शरीर में सारी व्यवस्थाएं हैं, तो इसलिए ये मानने का कारण है कि जरूर ऐसे केमिकल्स होते होंगे जिनको हम कहते हैं कीमो अट्रैक्टेंट, ऐसे केमिकल जो सेल्स को आकर्षित करते हैं। इस जगह पे जब डब्ल्यूबीसी एकत्रित हो सकते हैं तो स्टेम सेल्स भी आमंत्रित किए जा सकते हैं, और शरीर करता ही है जरूर। लेकिन समस्या स्टेम सेल की यह है कि शरीर के अंदर जितनी ऑक्सीजन है, जैसे मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन 98% है, यानी जो ब्लड में पार्शियल प्रेशर है वो कहीं पर 100 है। तो वो 100 पार्शियल प्रेशर स्टेम सेल्स के लिए हानिकारक है। वो स्टेम सेल का मूवमेंट इसमें नहीं हो पाता है। इसलिए थोड़ी देर के लिए शरीर की ऑक्सीजन को कम करने से, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि स्टेम सेल का मूवमेंट हो जाएगा। और फिर योग वालों ने तो ये भी कह दिया कि आप खुद उस पर ध्यान दीजिए कि कहाँ जरूरत है। अगर मैंने उदाहरण दिया था कि अगर कंधे में दर्द है, कंधे का चिंतन करो, एक चित्तेन तद ध्यात्वा, उसका चिंतन करते हुए अंदर हवा भरिए और फिर पूरी हवा बाहर निकालिए, और ऐसा करके आखिरी बूंद तक हवा निकाल दें और फिर देर तक उसको रोकें। ये बिल्कुल सिंपल टेक्निक है निश्शेष रेचक की। ये प्रक्रिया एक सिटिंग में 3 बार दोहरानी है। यानी जब आपकी सांस बाहर निकल के आपको लगे कि भाई अब तो बहुत हो गया, अब तो सांस लेना ही है, तो सांस लेने का तरीका बता देता हूँ। 1 मिनट 1 सेकंड में सांस अंदर और बाहर, और फिर ज्यादा देर के लिए 3 सांस तक इस तरह से रोकेंगे। पल्स ऑक्सीमीटर लगाते जाओ, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाओ। मैंने पहले भी कहा, एक ही दिन में पहले दिन ये हासिल करने की कोशिश न करें तो अच्छा, क्योंकि श्लोक है, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वश्य शनै शनै। शेर का बच्चा जब पाला जाता है, धीरे धीरे उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे नहीं रिंग मास्टर एक ही दिन जंगल से एक शेर को ले आओ सर्कस में, उस पर चाबुक भड़का, वो रिंग में से कूदने को तैयार थोड़ी हो जाएगा, खा ना जाए कहीं। तो इसी तरह से यथा सिंहो गजो व्याघ्रो, शेर का बच्चा, बाघ का बच्चा, हाथी का बच्चा, इनको धीरे धीरे ट्रेन किया जाता है। हाथी भी, जंगल हाथी यहाँ पर मार देते हैं लोगों को। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लोग आते हैं हरिद्वार ऋषिकेश घूमने, बीच में एक ऐसा स्ट्रेच है, वहां जंगल है, वहां जंगली हाथी घूमते रहते हैं। एक भाई को लगा कि हाथी वैसा ही होगा, वो उसको कुछ खिलाने गया, उसने उठा के उसको ही सूंड में उसको लेके पटक दिया। तो इस तरह से जब हाथी को पाला जाता है, एक छोटे बच्चे को पाला जाता है, तो प्राणायाम भी इसी तरह की एक विधा है। धीरे धीरे इसमें सांस रोकने की आप प्रैक्टिस बढ़ाइए अपनी, और 3 महीने में आप ये हासिल कर सकेंगे तो बहुत अच्छा है। जिन लोगों को पहले से प्राणायाम करने की आदत है, वो आज के आज भी निश्शेष रेचक ट्राई कर सकते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर लगा के। फिर ये स्टेम सेल के अलावा जो 2-3 आपने एक स्लाइड शो अभी देखा था थोड़ी देर पहले, तो उसमें हमने ये बताया हुआ है कि शरीर के अंदर इरिथ्रोपोइटिन बनना शुरू हो जाता है, बढ़ जाता है इरिथ्रोपोइटिन। और हर आदमी के लिए भी इरिथ्रोपोइटिन काम की चीज है। हीमोग्लोबिन जिसका कम है, हम मुंह से आयरन खिलाते हैं, आयरन विटामिन उससे नहीं बढ़ता है, तो ये हाइपोक्सिक स्टिमुलेशन, यानी 1-2-3 मिनट का हाइपोक्सिया शरीर में बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा। और एक नाम हमने और बताया, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। उसके बनने से जहां भी रुकावट है उस जगह पे नई नई आर्टरीज बननी शुरू हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोनरी आर्टरीज आप देखें, बीच में रुकावट है यहाँ पर, तो इसके आसपास से, इधर से उधर से, जैसे शहर का बाईपास नहीं होता, शहर अगर कंजेस्टेड हो जाता है, अगर आप देखेंगे इंदौर शहर में आप घुसना चाहें और
एक सिरे से घुस करके राजवाड़े को छूते हुए दूसरे सिरे पे निकलना चाहें तो बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए तो ये रिंग रोड बनाई जाती है। फिर रिंग रोड भी कंजेस्टेड हो जाती है तो एक और आउटर रिंग रोड बनाते हैं। तो इस तरह से शरीर में जहां रुकावट है उसके आसपास अपने आप से ये बाईपास रूट्स बन जाएं तो उनको हम कहते हैं कोलेट्रल्स। और शरीर ने ये व्यवस्था पहले ही कर रखी है। जन्म के समय भी आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इंदौर शहर के आसपास जो रिंग रोड अब बन गया, तो उसके पहले वहां पे कुछ तो था ही, कोई पगडंडी रही होगी, कोई छोटा सा रास्ता रहा होगा, उसी रास्ते को चौड़ा कर दिया तो अब पूरा रिंग रोड बन गया। तो इस तरह से शरीर ने ये व्यवस्था की हुई है। हमारे जन्म के समय भी बहुत पतले धागे के समान कुछ कुछ ब्लड वेसल्स बने हुए होते हैं, और जब आवश्यकता पड़े तो शरीर उनको खोल सके, उनको चौड़ा कर सके। इस प्रोसेस का पूरा वर्णन मैंने अपनी किताब में किया हुआ है। उसको वास्कुलोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस और आर्टेरियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। यानी एक बहुत पतली धागे के समान जो ब्लड वेसल है, जिसके अंदर से ब्लड अभी तक जा ही नहीं रहा, एकदम पगडंडी है, उस रास्ते कोई जाता नहीं, धीरे धीरे उस पगडंडी को शरीर चौड़ा कर लेगा और अंत में बिल्कुल पूरी जैसे नॉर्मल आर्टरी होती है वैसी आर्टरी बना देगा। यानी जो लोग, जो कार्डियोलॉजिस्ट ये हासिल करना चाहते हैं, वो पैर की वेन को निकाल के हार्ट में जोड़ देते हैं या मेमोरी आर्टरी को निकाल करके हार्ट में जोड़ देते हैं। ठीक वही प्रक्रिया प्रकृति ने खुद ही व्यवस्था कर रखी है, लेकिन वो एक दिन का काम नहीं है, वो एक स्लो प्रोसेस है। इट विल टेक अबाउट 3 मंथ्स। तो और भी प्रश्न हो सकते हैं, मैं चाहूंगा लोग प्रश्न। गजब का उत्तर सर ने दिया। और वास्तव में सर ये सौभाग्य है कि इस फोरम पे आपको पाकर ये एकेडमी आज धन्य महसूस कर रही है खुद को, क्योंकि हाइपोक्सिया से लोग डरते थे, क्योंकि कोरोना में हाइपोक्सिया से ही लोगों की जान गई। और आपने सिद्ध करके दिखाया कि हाइपोक्सिया से ना केवल घुटने को ठीक किया जा सकता है, बंद नसें खुली जा सकती हैं, किडनी सिकुड़ी हुई है, इरेथ्रोपाइटिन का लेवल तक बढ़ाया जा सकता है, जो जिससे डायलिसिस वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें एक आशा की किरण आज निश्चित तौर पर जगी होगी। फेलोपियन ट्यूब्स का बंद होना, बांझपन, इसको भी ठीक किया जा सकता है। और सभी कुछ ऑलमोस्ट किया जा सकता है। ब्लॉकेज तक हमने देखा आपके क्लिनिक पे लोग आ रहे हैं और इस थेरेपी को ले रहे हैं और अपने ब्लॉकेज में नेचुरल तरीके से खुद के ब्लॉकेज को ठीक कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो जापानीज डिवाइस है कैंगन वाटर जिन्होंने बनाया है, उसमें से भी ये लोग आयोनाइजेशन में भी यही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और आपका ऑक्सीजन वो सब निकल जाता है, और उस एंड पे जो पानी कलेक्ट होता है वो होता है प्योर हाइड्रोजन रिच वाटर। तो शायद जापानीज ने भी इसी अवधारणा के तहत ये काम किया होगा कि पानी में से ऑक्सीजन को भी निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर सभी तरीके से हम ऑक्सीजन को कम कर दे तो निश्चित तौर पे एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जाएगा, और हमारा स्टेम सेल जो है वो इस पानी को अच्छे से इसके साथ जो है मतलब हमारी बॉडी जस्टिस कर पाएगी, न्याय कर पाएगी। तो आज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर हुआ कि कैंगन वाटर डीऑक्सीजनेटेड क्यों है, क्यों वो हाइड्रोजन रिच है। सो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है डॉक्टर साहब, जो आपने इस प्रश्न के माध्यम से कई लोगों की यहाँ उलझने आपने सुलझा दी हैं। क्योंकि यहाँ पर तो हाइपोक्सिया के नाम से ही लोग डरते थे, क्योंकि कोरोना का सभी ने देखा है 2 साल। बाकी वो परमानेंट हाइपोक्सिया था, ये हम खुद क्रिएट कर रहे हैं वो यथाशक्ति। क्योंकि मैंने भी आपके घर पर इसका अभ्यास किया था, और मैं 99 98 से मैं 92 तक ही पहुंच पाया था। सो जो है मैं भी इसका अभ्यास कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे दर्दों में इसका फायदा हो रहा है, हीमोग्लोबिन भी बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा ये सब चीजें हो रही हैं। और एक हम प्रश्न दिनेश पंत जी को अनम्यूट करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट एक हाइपोक्सिया से सारे अधिकतर प्रश्नों के जवाब मिल गए हैं। सभी कुछ बंद जो शरीर में है उसको ऑक्सीजन की कमी से खोला जा सकता है। और सर ने इसका पूरा किताब भी, मैं आपको इसका फोटो भेज दूंगा पूरे ग्रुप में, तो सर की किताब भी इंग्लिश में है, पढ़िए, सब समझ में आएगा। और मेरी किताब का एक अभी नया संस्करण आने वाला है हिंदी का, उसमें हमने बहुत सारी और चीजें जोड़ी हैं। हालांकि इस चौथे संस्करण में भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आपने जो बातें कही वो बहुत ही सुंदर हैं। आयुर्वेद में ये हजारों साल से कहा गया है, समय जागरण स्वप्नम, यानी सोने का समय अपना निश्चित रखें और जागने का समय भी निश्चित रखें, जिसके अंदर ब्रह्म मुहूर्त को बहुत महत्व दिया गया है। ब्रह्म मुहूर्त को अगर आप समझें कि क्या है ब्रह्म मुहूर्त, तो एक तरह से ये सोचें कि ब्रह्म देश, ये पहला पुराना नाम था बर्मा, जिसको अब म्यांमार बोलते हैं। तो ये देशों के नाम बदलते रहते हैं, पुराना नाम उसका ब्रह्म देश था। और आज की तारीख में भी जिस समय ब्रह्मदेश में सूर्य उग रहा हो वो हमारे लिए ब्रह्म मुहूर्त है। तो अगर अभी भी आप देखें सनराइज इन म्यांमार किस टाइम है, तो वो पड़ता है करीब करीब 3:30 और 4 बजे के बीच में। हालांकि भारत में भी सूर्योदय का समय अलग अलग होगा, कलकत्ता में अलग होगा, द्वारका में अलग होगा, कोई इलाका पूरब में है वहां सूरज जल्दी उगता है, पश्चिम में देर से उगता है। लेकिन ऑन एन एवरेज जब हमारे यहाँ सूर्य उगता है उससे करीब करीब 2.5 घंटे 3 घंटे पहले का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है। और बहुत सारे लोग इस बात की वकालत करते आए हैं
कि उस समय उठ करके योगाभ्यास, ध्यान, ये सब करना, प्राणायाम, ये सब करना बहुत ही लाभदायक होगा। मैं ज्यादा तो इसलिए नहीं कह सकता हूं कि आजकल के युवकों की सारी समस्या रोजगार के लिए है, सारी समस्या अपने करियर के लिए है, तो दौड़ना है बस, कुछ ना कुछ कारण उनको मिल जाता है जिसके लिए दौड़ना है। जो 10th क्लास का बच्चा है उसको अच्छे नंबर पाने हैं ताकि उसका अच्छी जगह एडमिशन हो जाए। 10th 11th 12th तक वो यही करता रहता है कि अपनी दौड़ उसकी इसलिए है कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। उस समय मन में सोचता है कि एक बार बढ़िया जगह एडमिशन हो जाए बस, फिर मैं ये सब करूंगा। जब कॉलेज में एडमिशन हो जाता है फिर उसके मन में ये रहती है कि नहीं, अब मुझे टॉप रैंक ही चाहिए, क्योंकि टॉप रैंक नहीं लूंगा तो मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। फिर जब जॉब मिल भी जाती है फिर भी वो सोची हुई चीज नहीं कर पाता है, क्योंकि फिर उसको प्रमोशन का एक रहता है लालच कि भाई अच्छा ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा प्रमोशन अच्छे मिलेंगे। दुख की बात यह है कि बहुत सारे प्राइवेट कंसर्न्स में जो नौकरियां हैं वो 12 घंटे से 12 घंटे, 14 घंटे, और अभी अभी तो ये सुनने में आया है कुछ कंपनियों के मालिक कह रहे हैं कि हफ्ते में कम से कम 100 घंटे, 80 घंटे, 90 घंटे काम करना चाहिए। तो इस तरह की दिनचर्या जिसकी रहेगी उसके भाग्य में तो ये शायद रहेगा नहीं कि वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आसन, प्राणायाम, ध्यान कर सके। लेकिन फिर भी एक स्थिति ऐसी आती है जब आपको अपना संतोष करना पड़ेगा कि यस, अब मुझे इस दौड़ में शामिल नहीं होना है, अब मैं जीवन को अपने हिसाब से जैसे जीना चाहता था वैसे जीऊंगा। और तब जाकर के ये संभव होगा कि समय पे सोया जाए, समय पे जागें, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इस बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है और अक्सर आप हर किताब में, हर यूट्यूब चैनल पे ये चीज देखते ही रहते हैं। तो मेरे लायक इसके अंदर कुछ ज्यादा है नहीं। बात ये हुई कि जो बातें मुझे नई पता चली, मैंने अपनी किताब में वही बातें लिखी हैं। उसकी प्रस्तावना में भी और उसके चौथे संस्करण के परिचय में भी मैंने लिखा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप अन्य कहीं नहीं पढ़ेंगे, वो मेरी किताब में आप पढ़ेंगे। तो मेरा निवेदन ये है कि बाकी हर जगह आपको ये सब मिल जाएगा, कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, हर जगह ये चीज तो मिलेगी ही कि मद्यपान ठीक नहीं, धूम्रपान ठीक नहीं, ज्यादा रेडीमेड फूड्स खाना ठीक नहीं, और हमेशा प्रकृति के नजदीक रहना ठीक है, तरकारियां खानी चाहिए, फल खाने चाहिए। तो इसलिए मैं इन बातों पे ज्यादा बोलता नहीं हूँ, क्योंकि ये हर जगह पढ़ने को, सुनने को, सीखने को मिल ही जाती है। तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि जो जो आपने अभी तक सीख लिया है वो तो ठीक, अब आप थोड़ा सा मेरी किताब में ऐसी चीजें पाएंगे जो अन्य योगाचार्य या अन्य न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह ये नहीं बताते होते। देखिए, ज्यादातर मैंने यही देखा था कि योगाचार्य ये कहते हैं कि प्राणायाम से आपको अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन डॉक्टर लोग इस बात को मानते नहीं, क्योंकि अतिरिक्त ऑक्सीजन से ही अगर बीमारियां ठीक होती होती तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने से तो फिर सभी बीमारियां ठीक हो जाती, लेकिन ऐसा है नहीं। बात चूंकि उल्टी ही है। आप अगर किसी समय मेरे क्लिनिक में देखेंगे तो वहां पर मैंने नाइट्रोजन सिलेंडर रखा हुआ है। नाइट्रोजन सिलेंडर से नाइट्रोजन लेके हवा में मिक्स करके ऑक्सीजन को कम करता हूँ, 10% ऑक्सीजन लोगों को देता हूँ। जो लोग सांस नहीं रोक पाते हैं, ज्यादा उम्र हो गई है, बुजुर्ग हैं, या उनके अंदर कोई बीमारी की वजह से उनको सांस रोकने की क्षमता नहीं है, तो उनको हाइपोक्सिया थेरेपी इस तरह से हम अपने क्लिनिक में देते हैं। ये मैंने रशिया की विजडम से ढूंढ निकाला और उसके आधार पे अपना संयंत्र खुद तैयार किया। तो आपको मैं यही कहूंगा कि आप मेरे वीडियोस में आपको बहुत कुछ मिलेगा, किताब में बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, फिर हमें आज्ञा दें, हमें अपने। हाँ सर, आपको एक बार सभी डॉक्टर साहब को थैंक यू बोलें, और इतना जो महत्वपूर्ण जानकारी सर ने दी है और सर आए हैं, ये वास्तव में सौभाग्य की बात है कि सर आए और इतनी सारी जानकारी। और अभी तो कुछ भी नहीं है, सर ने अभी एकाकी मुद्रा के ऊपर बात किया है। सर ने एक ऐसा डिवाइस निकाला है जिससे हम पेट के अंदर हवा भर सकते हैं, पेट के कीड़ों को मार सकते हैं। तो वो भी स्ट्रॉ सर के पास से अवेलेबल हो जाता है। जब भी हम पानी पीते हैं, पानी के माध्यम से हवा हमारे पेट में जाती है, क्योंकि ऐसे तो वो योगा से हवा भरी जाती है पेट के अंदर, लेकिन वो हर किसी को नहीं आएगी। तो सर ने उसका भी इजाद किया है। सर ने एक ऐसी स्ट्रॉ बनाई है जिसके अंदर एक छोटा सा होल किया गया है, और उस स्ट्रॉ के माध्यम से हम जो है पेट के अंदर हवा भर सकते हैं। मतलब जो उपवास करना चाहे और उपवास करके पेट के तो हवा भर के वो घंटों तक जो है भूखा प्यासा रह सकता है, उसको एक पेट भरने वाली फीलिंग जो है वो आ जाएगी। सो वो स्ट्रॉ भी आप सर से मंगवा सकते हैं सर। बात आपकी जानकारी के लिए और दे दूं कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कई साल तक ये मांग की थी कि क्या आपकी हिंदी में नहीं आ रही है किताब। तो फिर पिछले करीब 2-3 महीने काफी मेहनत करके और किताब का हिंदी अनुवाद कर दिया गया है।
और काफी उम्मीद है कि वो मार्च के अंत तक, यानी 30-31 मार्च तक वो हिंदी किताब भी उपलब्ध हो जाएगी। और मैं आपको वो सूचना भी दे देता हूँ, और जिस दिन उसका मेरे पास लिंक आ जाएगा, वो लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो जो लोग सोचते हैं कि नहीं, अंग्रेजी हमें उतनी पसंद नहीं है, तो हम हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो आप थोड़ा इस महीने के अंत तक इंतजार करेंगे तो हिंदी एडिशन भी उसका तैयार हो चुका है, वो छपने ही वाला है।